Hi guys, good afternoon to all of you. I am Binet Bhatti before you. Today I talking about English language class final year BA BCom and BSc from Kamala Memorial College सीधी यूट्यूब चैनल जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ कमला मेमोरियल कॉलेज। ये यूट्यूब चैनल का नाम है। जब आपको सब्सक्राइब करेंगे तो इस नाम से आपको यूट्यूब चैनल पे देखना पड़ेगा, फिर आपको सारी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी। आइए मैं आपको आज इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ राइटिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, कैसे पैराग्राफ राइटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कैसे किसी पैराग्राफ को लिखना है और लिखने से पहले अपने को पैराग्राफ से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स रखने चाहिए जिससे आप एक सुटेबल पैराग्राफ राइट कर सकें। तो पैराग्राफ राइटिंग के लिए क्या होना कंपलसरी है? सबसे पहले आपको पैराग्राफ राइटिंग पे फोकस करने से पहले टाइटल पे फोकस करना है। टाइटल क्या है, पैराग्राफ किस पॉइंट्स पे आपको लिखना है। पैराग्राफ कभी कभी वन टर्म का होता है, कभी कभी वन सेंटेंस का भी होता है। वन टर्म मीन्स सपोज कहें राइट अ पैराग्राफ ऑन अ प्लांट्स। प्लांट्स पर पैराग्राफ लिखिए। प्लांट्स प्लांट्स जो आप देखते हैं पेड़ पौधे, उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। कभी कभी पैराग्राफ आप देखते हैं एज यू सो सो शैल यू रीप, इस पे पैराग्राफ लिखना है। कभी पैराग्राफ लिखना है रिपब्लिक डे पर, कभी एनुअल फंक्शन पे लिखना है, कभी इंडिपेंडेंस डे पर लिखना है। कभी रहता है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी एक अच्छी पॉलिसी है, इस पे पैराग्राफ लिखना है। तो ऐसे ऐसे कई सारे पॉइंट्स आते हैं जिस पे आपको पैराग्राफ राइट करना होता है। तो पैराग्राफ राइट करने से पहले जो पॉइंट्स आपको दिया हो उस पे जरूर फोकस करें कि उससे रिलेटेड टर्म्स, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या अपने दिमाग में हैं। यदि नहीं है तो आप पैराग्राफ नहीं लिख सकते। और पैराग्राफ लिखने से पहले किन किन टिप्स को फॉलो करना है ये भी ध्यान रखना है। तो पैराग्राफ के लिए कंपलसरी क्या है? इसमें कंपल्सन ये होता है कि जो टर्मिनोलॉजी है सेंटेंस में रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीटिंग वर्ड्स ना हो, रिपीटिंग सेंटेंस ना हो। पैराग्राफ की एक लिमिट होती है ऑन पेपर। जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन पेपर पे दिया होता है लिमिट 150 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 100 वर्ड्स, 75 वर्ड्स। तो उसके वर्ड लिमिट को जरूर फोकस करें कि अपने को लिखना कितना है। जो क्वेश्चन पेपर दिया है तो वर्ड लिमिट कितनी दी गई है उस पर फोकस करना है। तो पैराग्राफ लिखने से पहले आपको सेंटेंस का फ्रेमिंग आनी चाहिए। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, हाउ टू मेक अ इम्प्रेसिव सेंटेंस। सेंटेंस तो होना चाहिए बट वो इम्प्रेसिव हो। कैसे? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मीन्स ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है, बट उससे रिलेटेड यदि आप उसको एक्सप्लेन करें उसमें जो टर्म्स हो वो ऑनेस्टी पर ही हो, ऑनेस्टी से रिलेटेड ही हो, ऑनेस्टी के ही एग्जाम्पल हो, ऑनेस्टी पर ही जो आप अपने थॉट्स लिख रहे हों, जो अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हों, वो ऑनेस्टी से ही इर्द गिर्द हो, ऑनेस्टी से बाहर ना हो। मीन्स टाइटल से बाहर ना हो। प्लांट्स पे लिखना है आपको पैराग्राफ तो सॉरी, प्लांट्स पे लिखना है तो प्लांट्स पर ही आप फोकस करें कि प्लांट्स आपके घर के चारों तरफ, घर से बाहर निकलते हैं तो रोड में, जंगल में, नदी नालों में, हर जगह पेड़ हैं। बट उसको लिखते समय आप क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखेंगे कि प्लांट्स का इम्पॉर्टेंस क्या है, प्लांट्स के एडवांटेज क्या है, प्लांट्स का फीचर क्या है, प्लांट्स हमको क्यों प्लांटिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए,
गार्डनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यदि प्लांट्स ना हो तो हमारे चारों तरफ का इन्वायरमेंट कैसा होगा, और प्लांट्स से ह्यूमन लाइफ को रिलेट करके बताएं कि प्लांट्स का ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो, और हमारे ह्यूमन लाइफ के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, सबके लिए प्लांट्स का इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स, और उनके प्लांट्स जितने भी हैं उनकी ग्रोइंग कैसे हो रही है, कैसे वो हरे भरे दिख रहे हैं, उन्हीं के हरे भरे होने की वजह से हम सब हरे भरे हैं, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें यदि आप एक सेंटेंस में फ्रेम करके लिखेंगे तो सिंपल हो जाएगा पैराग्राफ बनाना। बट जब सेंटेंस फ्रेमिंग की बात आती है तो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सेंटेंस फ्रेम कैसे करें। तो सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल में ग्रामर तो आना ही चाहिए, बट जैसे जैसे आपके थॉट्स में कुछ शब्द आते हैं, वर्ड्स आते हैं, उनको कैसे रखना है इसका सीक्वेंस भी आना चाहिए। कभी कभी सेंटेंस तो हम लोग बना लेते हैं, बट वो सेंटेंस में जो वर्ड कहाँ पे पुट करना है वो नहीं आ पाता। पीछे वाला सेंटेंस वर्ब पहले आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में हो जाता है, कभी सब्जेक्ट बाद में हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, मीन्स टेंस आना चाहिए। यदि आपको टेंस का बेसिक पता है, सेंटेंस फ्रेमिंग कर लेते हैं, तब आपको पैराग्राफ लिखना इजी हो जाएगा। अदरवाइज पैराग्राफ लिखना इजी नहीं होगा जब तक आपको सेंटेंस फ्रेमिंग और टेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ में क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को रखना चाहिए, पैराग्राफ लिखने से पहले क्या क्या टिप्स दिमाग में रखना चाहिए एक स्टूडेंट्स को या एक पैराग्राफ लिखने वाले को। पैराग्राफ परिच्छेद अनुच्छेद आप सुनते होंगे, हिंदी में परिच्छेद या अनुच्छेद सुने होंगे। तो पैराग्राफ कैसे बनता है, पैराग्राफ बनाने में किन किन एलिमेंट्स की नीड होती है, कौन कौन से एलिमेंट्स एक पैराग्राफ को बनाते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। पैराग्राफ कहाँ से शुरुआत होती है पैराग्राफ की। पैराग्राफ के लिए चाहिए आपको वर्ड्स। क्या चाहिए? वर्ड्स चाहिए। कैसे वर्ड्स? मीनिंगफुल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनका एक प्रॉपर मीनिंग होता हो, और यदि मीनिंग रखते हो वर्ड तो वही वर्ड्स आपको यूज करने हैं पैराग्राफ में। सेकंड, वर्ड्स के बाद सेंटेंस। सेंटेंस जब मीनिंगफुल वर्ड्स मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? सेंटेंस। यानी सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस कंसिस्ट विथ वर्ड्स, मीन्स सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से बनता है। और ऐसे ही मीनिंगफुल सेंटेंस, जैसे यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड्स था वैसे ही सेंटेंस भी मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल सेंटेंस मेक्स अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। सेंटेंस क्या बना देते हैं? पैराग्राफ बना देते हैं। तो एक जब हम किसी पैराग्राफ की फ्रेमिंग करते हैं तो हमारे माइंड में एक सेटअप होना चाहिए। किसका सेटअप? वर्ड्स का सेटअप, शब्दों का। फिर इसके बाद सेंटेंस का सेटअप होना चाहिए, सेंटेंस की फ्रेमिंग आनी चाहिए, और सेंटेंस की फ्रेमिंग के बाद एक प्रॉपर पैराग्राफ का फ्रेमिंग की जा सकती है, पैराग्राफ की फ्रेमिंग की जा सकती है। मीन्स ये पैराग्राफ को बनाने का एक स्टेप है। पहले वर्ड्स आने चाहिए, वर्ड्स के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ, तब तो आप एक पैराग्राफ की फ्रेमिंग कर सकते हैं।
अब पैराग्राफ कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ये वर्ड है। कितने सेंटेंस का होना चाहिए, सपोज 50 बट 100 वर्ड्स का पैराग्राफ, 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आपको राइट करना है। 100 वर्ड्स के पैराग्राफ के लिए वर्ड्स जो होंगे वो सेंटेंस में आएंगे। तो सेंटेंस की फ्रेमिंग में वर्ड्स जब इंक्लूड करेंगे तो सेंटेंस जो होगा वो हो सकता है 5 to 10 सेंटेंस हो, 5 सेंटेंस का हो सकता है, 10 सेंटेंस का हो सकता है, 6 7 कुछ किसी भी सेंटेंस का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस कितना लॉन्ग है या शॉर्ट है। कभी कभी शॉर्ट सेंटेंस भी हो जाते हैं, कभी कभी लॉन्ग सेंटेंस होते हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि अपना 100 वर्ड्स एक एप्रास लिखना है, एप्रास लगभग में, आपको काउंटिंग करके नहीं लिखना है, एप्रास में मान के चलना है कि हमारा सेंटेंस एक सपोज 5 वर्ड्स का है, तो 5 वर्ड्स का सेंटेंस है तो कितने हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। तो लगभग एक पेज में कॉपी पर जब हम लोग लिखते हैं तो एक पेज पर एक पैराग्राफ आ जाता है, 70+ वर्ड्स का पैराग्राफ। इस पे पैराग्राफ के लिए बिल्कुल इजी टर्म होने चाहिए, इजी टर्म। ऐसे टर्म होने चाहिए, इजी टर्म। नंबर फर्स्ट, कोई भी पैराग्राफ जो आप लिखें उसमें जो वर्ड यूज करें बिल्कुल इजी वर्ड हो। इजी वर्ड मीन्स कभी कभी वर्ड्स इंग्लिश में बहुत होते हैं बट उनका प्रोनाउंसिएशन जब देखते हैं तो सिनोनिम्स में जब जाएं तो सिनोनिम बहुत कभी कभी इजी वर्ड की टफ हो जाती है, और वही इजी वर्ड का जब सिनोनिम देखते हैं तो टफ वर्ड यदि हमको पढ़ने को मिलता है कहीं पर तो लगता है ये वर्ड कहाँ से आ गया या इसका मीनिंग क्या हो सकती है। बट जब उसकी सर्च करते हैं सिनोनिम्स की, इसका सिनोनिम्स क्या है, तो सिनोनिम्स में पता चलता है कि ये तो इजी वर्ड है, इसको तो हम जानते थे पहले से। बट डिफिकल्ट वर्ड को आपको पैराग्राफ में नहीं यूज करना है, एक कम्युनिकेटिव वर्ड यूज करना है जो हर एक रीडर के लिए इजी हो, इजी टर्म होना चाहिए। सेकंड, सेंटेंस नेवर रिपीट, सेंटेंस कभी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये आपको केयरफुली पैराग्राफ लिखते समय होना चाहिए, दिमाग में सेटअप होना चाहिए कि जब हम पैराग्राफ लिख रहे हों तो सेंटेंस रिपीट बिल्कुल ना हो। यदि सेंटेंस रिपीट होगा तो एक पैराग्राफ की जो डिफिनेशन है, एक पैराग्राफ का जो मीनिंग है वो सेंसफुल नहीं होगा, सेंसिटिव भी नहीं होगा, ना सेंसफुल होगा और ना मीनिंगफुल होगा, ना इम्प्रेसिव होगा, ना आपको अच्छा मार्क दिला पाएगा। क्योंकि मार्किंग तभी होगी जब आपके सेंटेंस रिपीट ना हो और जब भी सेंटेंस यूज करो वो इम्प्रेसिव हो। सॉरी। तो फर्स्ट फीचर था इजी टर्म होना चाहिए, सेकंड फीचर है सेंटेंस नेवर रिपीट, सेंटेंस रिपीट ना करें, और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज यूज करें। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज को यूज करना है पैराग्राफ में, मीन्स जो हम आम बोलचाल में शब्द यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऐसे वर्डिंग यूज करें तो जल्दी सामने वाले को समझ में आएगा। क्योंकि पैराग्राफ लिखने के लिए पेपर में आता है तो इसका मतलब नहीं कि आप टफ वर्ड यूज करें। ऐसे पैराग्राफ लिखने का सेंस ये होता है स्टूडेंट्स खुद से क्या शब्द बना पा रहा है, वर्ड बिल्डिंग आती है कि नहीं, खुद से अपने सेंटेंस बना रहा है कि नहीं। खुद से जितना आप सेंटेंस बनाएंगे, जितना आप अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे वो उतना ही बेहतर होगा चेक करने वाले के लिए। चेक करने वाले पर आप उतना ही ज़्यादा इम्प्रेस कर पाएंगे अपने राइटिंग के थ्रू, अपनी स्किल के थ्रू, क्योंकि वही अपनी स्किल होती है। पैराग्राफ कोई स्टूडेंट्स यदि रट के जाता है पेपर में लिख देता है वो पैराग्राफ नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ एक हमारी
लैंग्वेज की क्या अप्रोच है, लैंग्वेज में हमारी कितनी पकड़ है, लैंग्वेज के वर्ड्स अपने कितने हैं अपने पास, वर्ड पावर कितना है, और हम उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, ये देखा जाता है पैराग्राफ। हमारी खुद की कितनी उपज है वर्ड की, हम कितने वर्ड्स खुद के लिख रहे हैं, खुद के सेंटेंस कितने बना रहे हैं, इसलिए पैराग्राफ दिया जाता है कि बच्चे में कितनी स्ट्रेंथ है किसी भी टर्म को डिफाइन करने की या किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस करने की, एक्सप्लेन करने की। जब हम खुद उस पर लिख लेंगे या बोल लेंगे तब तो पैराग्राफ बना लेंगे, अदरवाइज हम उसको रट के जाएंगे सीरीज से या परीक्षा बोर्ड से या जहाँ से भी, तो वो पैराग्राफ इम्प्रेसिव नहीं होगा, ना उसमें आपको मार्किंग होगी। तो एग्जामिनर कभी भी जब पेपर में देता है तो इसलिए नहीं देता कि आप उसको रट के चले जाएं और लिख के चले जाएं, इसलिए देता है कि आप खुद से उसको लिखिए, खुद से आपकी लैंग्वेज पर कितनी टच, लैंग्वेज से कितने आप टच में हैं, कितने वर्ड्स आप बना पा रहे हैं, इसके लिए देता है। तो यानी ये खुद का क्रिएशन करना है, वहां पे पैराग्राफ खुद से क्रिएट करना है, खुद के सेंस को बताना है, ना कि लर्न करके जाना, ना कि रट के जाना है और लिख देना है। ये ध्यान रहे, भले ही आपका कम सेंटेंस हो, कम वर्ड्स में हो, बट वो खुद से लिखा रहेगा तो चेक करने वाले को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर देने में कोई हेजिटेशन नहीं होगा, वो बिल्कुल नंबर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कभी भी पैराग्राफ लिखते समय। फोर्थ फीचर, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के बाद कभी भी हम फ्रेजल वर्ड्स का यूज करें तो और इम्प्रेसिव हो जाएगा पैराग्राफ। फ्रेजल वर्ड्स का यूज जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में, उतनी ही हमारी जो राइटिंग स्किल होगी वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी, इम्प्रेसिव बन जाएगी। क्यों? विदाउट फ्रेजल वर्ब हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? एक लॉन्ग सेंटेंस में करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, फ्रेमिंग करने में आपको डिफिकल्टी आ सकती। पर फ्रेजल वर्ब क्या होता है? कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग देता है। कम शब्दों में ज़्यादा मीनिंग देना हो या कम शब्दों में ज़्यादा बोलना हो, कम शब्दों में ज़्यादा अपनी बातों को रखना हो, इम्प्रेसिव बनाना हो, अट्रैक्टिव बनाना हो, प्रभावशाली बनाना हो किसी दूसरे के सामने, वो चाहे स्पीच देते समय हो, स्पीच डिलीवर करते समय हो, या राइटिंग ऑन पेपर हो, दोनों में फ्रेजल वर्ड्स जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वहाँ पे दिखेगी। तो फ्रेजल वर्ड्स जब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, जो आपकी राइटिंग स्किल को अट्रैक्ट करता है, ये ध्यान रखना है। फ्रेजल वर्ड्स होते क्या हैं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर फ्रेजल वर्ब क्या हो सकता है? फ्रेजल वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे आप हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं, कहावतें पढ़ते हैं, तो मुहावतों और कहावतों का जब समावेश हो जाए किसी पैराग्राफ में या किसी स्पीच में, वो काफ़ी अट्रैक्टिव स्पीच हो जाती है या पैराग्राफ हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमारी लैंग्वेज से कितनी अप्रोच है, लैंग्वेज में कितनी, लैंग्वेज से हम कितना नियरेस्ट हैं और लैंग्वेज के कितने टच में हैं, ये शो करता है हमारा फ्रेजल वर्ड। फ्रेजल वर्ड्स जब आप देखेंगे इंग्लिश में तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स मिल जाएंगे। फ्रेजल वर्ब्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल नाउन भी होते हैं, फ्रेजल एडवर्ब भी होते हैं, फ्रेजल एडजेक्टिव भी होते हैं। तो ये इनके इस पर ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। बट मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि पैराग्राफ में कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी को कैसे कैसे उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, किन किन सेंटेंस और किन किन वर्ड्स को यूज करके। तो इसको ये कह सकते हैं कि फीचर्स ऑफ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में क्या फीचर होना चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या फीचर होना चाहिए? नंबर फर्स्ट, इजी टर्म यूज होने चाहिए,
सेकंड, सेंटेंस नेवर रिपीट, सेंटेंस रिपीट नहीं होना चाहिए। थर्ड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, जो लैंग्वेज हो बिल्कुल इजी हो, आम बोलचाल में हो या डेली लाइफ में जो वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं वो हो। फ्रेजल वर्ड्स यूज कर सकते हैं तो और बेहतर होगा और अट्रैक्टिव होगा। और फिफ्थ नंबर, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन पंक्चुएशन मार्क प्रॉपर यूज होना चाहिए। पंक्चुएशन मार्क का यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क का प्रॉपर यूज होना चाहिए आपके पैराग्राफ में। कौन से पंक्चुएशन मार्क को कहाँ यूज करना है, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है, कहाँ पे सिंगल लगाना है, और कहाँ पे डैश लगाना है, कहाँ पे कामा, कहाँ पे हम खुद अपनी राइटिंग में क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ पे हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने सोसाइटी से, अपने समाज से, या अपने किसी सिस्टम से, तो पैराग्राफ के थ्रू ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको पंक्चुएशन मार्क प्रॉपर सुटेबल प्लेस पे रखना है, इस पे ध्यान रखें आपके पैराग्राफ में। यदि आप पंक्चुएशन मार्क का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं पैराग्राफ में, तो कहीं ना कहीं आपका सेंस चेंज हो जाएगा, या सेंस जो होगा सेंसलेस हो जाता है सेंटेंस, ये ध्यान रखना है। तो सेंटेंस को सेंसफुल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, एग्रेसिव बनाना है। एग्रेसिव मीन्स उसको ऐसा बनाए कि उसको बार बार रीडर रिपीट पढ़े, पैराग्राफ ऐसा लिखें कि वो पढ़ने पर मजबूर हो, सामने वाला उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, दूसरे को भी पढ़ाने का प्रयास करे, वो दिखाने का प्रयास करे। तो पंक्चुएशन मार्क का प्रॉपर यूज हो। फिर 6 नंबर, वर्ड लिमिट पर भी केयरिंग होनी चाहिए। वर्ड्स लिमिट पर, वर्ड्स लिमिट को भी आपको केयर करना है। कभी कभी हम लिखते समय ये भूल जाते हैं कि हमको लिखना कितने वर्ड्स में, तो आंसर लिखना उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उसकी लिमिट को ध्यान में रखना ज़रूरी है। जब हम लिमिट से आउट हो जाएंगे तो कहीं न कहीं वहीं पर हम फेल हो जाएंगे। सेंटेंस तो आप लिख रहे हैं, पर आपको ये फोकस करना है लिखते समय कि मेरा सेंटेंस कितने वर्ड्स पे जाना चाहिए, वर्ड लिमिट क्या है। यदि आप वर्ड लिमिट को भूल जाते हैं लिखते समय, कहीं 100 वर्ड्स की जगह 200 लिख जाते हैं, या कभी 50 की जगह 100 लिख देते हैं, तो वहीं पे गलत हो जाता है। इसीलिए फ्रेजल वर्ब की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी कोई किसी पैराग्राफ पे या किसी पॉइंट्स पे अपना जो वोकैबुलरी है या कि जो वोकैब्स है, जो हमारा वर्ड पावर है, वो ज़्यादा होता है, और उसको लिखने के चक्कर में हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं, और उसमें पूछता है क्या 100 वर्ड्स की बजाय 50 वर्ड्स। तो 50 वर्ड्स में जब लिखना है तो ये समझिए कि आप जिस पॉइंट्स को कम से कम शब्दों में लिखने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये समझिए उसको आपको और ज़्यादा मोर एंड मोर अट्रैक्टिव बनाना है। मीन्स कम शब्दों में ज़्यादा बातों को कहना है, कम शब्दों में ज़्यादा बातों को कहना है। वहीं पर जरूरत पड़ जाएगी किसकी, फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब वहीं पे काम आते हैं जब हमको कम शब्दों में ज़्यादा कहना हो, क्योंकि हम अपने थॉट्स को जब ज़्यादा डिटेल ना कर सकें, या हमारे पास टाइम कम हो, टाइम लिमिट कम हो। जब टाइम लिमिट की बात हो और वर्ड लिमिट की बात हो तो फ्रेजल वर्ब मोस्टली यूज करना चाहिए अपने स्पीच में भी और अपने राइटिंग स्टाइल में भी, राइटिंग स्किल में भी, चाहे वो पैराग्राफ में ही लिखना हो, चाहे कहीं लेटर में लिखना हो, या कहीं ऐसे में लिखना हो, कहीं पर भी लिखना हो, लिखने की बात है, वहाँ पे फ्रेजल वर्ब का कंपल्सन हो जाता है जब आपको टाइम लिमिट और वर्ड लिमिट हो। तो ये ध्यान रखें। तो वर्ड्स लिमिट हो गई, पंक्चुएशन मार्क का प्रॉपर यूज हो, फ्रेजल वर्ड्स यूज हो, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज हो, सेंटेंस नेवर रिपीट हो, और इजी टर्म यूज हो। यदि इतनी बातों को हम फॉलो करते हैं अपने पैराग्राफ में, तो कहीं ना कहीं हमारा पैराग्राफ एक सुटेबल पैराग्राफ की ओर आ जाता है, और सुटेबल पैराग्राफ के रूप में दिखता भी है।
जब इन पॉइंट्स को हमारे दिमाग में रहेगा तब हम एक पैराग्राफ की ओर आगे जाएंगे, फिर बात करेंगे कि पैराग्राफ अब लिखा कहाँ से जाए, फिर पैराग्राफ लिखने की बात आती है। तो ये थे फीचर्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ, अ इम्प्रेसिव पैराग्राफ। नेक्स्ट जो बात है पैराग्राफ से रिलेटेड कि उसको लिखने की शुरुआत कहाँ से करें, लिखने से पहले क्या सोचें। एक पैराग्राफ को लिखने से पहले या कोई स्पीच देने से पहले उस मुद्दे से रिलेटेड कुछ भूमिका आपको जरूर बनानी चाहिए। यदि आप उससे रिलेटेड कुछ भूमिका बना लेते हैं फ्रेजल वर्ब के रूप में या इडियम्स के रूप में, प्रोवर्ब के रूप में, तीन फॉर्म है आपके पास, प्रोवर्ब, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब। 3 points हैं, you have 3 points to initiating a paragraph, how to better start in the duration of writing, in the duration of speech delivering। स्पीच देते समय या राइटिंग स्किल में पैराग्राफ लिखते समय या कोई ऐसे लिखते समय या कोई थॉट्स को बताते समय यदि आप प्रोवर्ब लिख सकते हैं, प्रोवर्ब दिमाग में है तो लिखेंगे तो और ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगा, रीडर्स पे ज़्यादा फोकस करेगा, रीडर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ आपका पैराग्राफ, आपका एसे, आपका आर्टिकल। जैसे किसी मुद्दे पे आर्टिकल लिख रहे हैं आप, ऐसे लिख रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं, समरी लिख रहे हैं चैप्टर की, तो इस पॉइंट से यदि आप लिखना स्टार्ट करते हैं प्रोवर्ब से या इडियम से या फ्रेजल वर्ब से तो वहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ता है। सपोज मैं बात कर रहा था प्लांट्स पर, प्लांट्स को आपको लिखना है तो प्लांट्स पे पैराग्राफ लिखना है तो प्लांट्स को आप कैसे बताएंगे। तो फ्रेजल वर्ब जब बात आएगी तो आपको लगेगा फ्रेजल वर्ब कैसे पता चलेगा, तो फ्रेजल वर्ब आपको स्टडी करनी पड़ेगी मोर एंड मोर। आप यदि पढ़ने के हैबिट में नहीं है तो आप जब तक फ्रेजल वर्ब, इडियम्स और प्रोवर्ब नहीं रीड करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। इसके लिए ये कंपल्सन नहीं रहता, बट अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपको लिखना जरूरी है। तो फ्रेजल वर्ब आप स्टडी करते रहें ग्रामर बुक से। फ्रेजल वर्ब्स के बिना आप अपनी शैली को धमाकेदार नहीं बना सकते। धमाकेदार मीन्स जैसे ही आप खड़े हों स्पीच चालू करें तो फ्रेजल वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो सामने वाला जो हमारा ऑडियंस होगा, स्पेक्टेटर्स होंगे, जो भी स्टूडेंट्स या व्यूवर्स होंगे, वो समझ जाएंगे कि आप जो बोलने जा रहे हैं, आपका जो पॉइंट्स है वो कहाँ की ओर है, किधर इशारा क्या है आपका। इशारा वहीं समझ में आ जाता है हमारी स्टार्टिंग से, क्योंकि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, बेल बिगेन इज हाफ डन, बेल बिगेन इज हाफ डन। मीन्स जब हमारी शुरुआत अच्छी होगी तो ये समझना है कि हमारा काम अच्छा होगा, और ये समझना है कि हमारा काम यहीं से आधा हो गया। मीन्स हमारे काम का श्री गणेश यदि अच्छा हो, श्री गणेश स्टार्टिंग, तो वो वहीं समझ में आ जाता है कि हमारा काम अच्छा ही होगा, और वहीं से आधा हो भी जाता है, हाफ डन हो जाता है। इसलिए काम को अच्छे से स्टार्ट करना है। तो पैराग्राफ लिखने से पहले इन पॉइंट्स पे फोकस करने के बाद फिर हम पैराग्राफ की स्टार्टिंग करेंगे। तो पैराग्राफ की स्टार्टिंग जब आप प्रोवर्ब से करेंगे तो प्रोवर्ब को प्रयास करें इन्वर्टेड कामा में रखने की। इसमें रखने की इन्वर्टेड कामा में, एक कोटेशन मार्क में रखने का प्रयास करें। इन्वर्टेड कामा में यदि रखते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा में, तो रीडर्स समझ जाता है कि ये सेंटेंस का कुछ अलग मीनिंग होती है या इसका क्या सेंस है। फिर आप अपने नेक्स्ट सेंटेंस से क्या बताएंगे, टाइटल पर, टाइटल पे आप क्या सोचते हैं, डिफिनेशन
टाइटल की यदि डिफिनेशन हो सकती है, आप बना सकते हैं तो बना लें तो अच्छा रहेगा। डिफिनेशन नहीं होती है तो उसका मीनिंग जरूर बताएं, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग भी नहीं बता सकते हैं तो उसका यूज जरूर बताएं। यूजफुलनेस क्या है उसका, आपके लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपके कंट्री के लिए, कि दिए गए टाइटल का यूज क्या है, यूजफुल है या अनयूजफुल है या हार्मफुल है। तो आपको इसमें मोस्टली एफर्ट लगाना है कि जो आप दिए गए टाइटल पे पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका यूजफुल बताएं, उसका यूज क्या है ह्यूमन लाइफ में, अपने लाइफ में एडवांटेज क्या है। टाइप्स जानते हैं या टाइप्स होता है किसी टाइटल का, टाइटल्स पर, तो टाइप्स बताएं, एडवांटेज बताएं, यूजफुल बताएं, यूजफुल है कि नहीं, मीनिंग बताएं, बता सकते हैं तो डिफिनेशन होती है तो डिफिनेशन बताएं। डिफिनेटिव टर्म होगा तो बेसिक विदाउट डाउट आपको वहाँ पे उसका डिफिनेशन आना चाहिए या लिखें, प्रयास करें। एडवांटेज बता दें, टाइप्स बता दें और उसका इफेक्ट बता दें अपने ऊपर और अपने समाज के ऊपर या अपने देश के ऊपर, उसका इफेक्ट क्या, इम्पैक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है और इम्पैक्ट क्या है, दोनों बताएं। कंक्लूजन बता दें कि ये कंक्लूजन भी होना चाहिए। कंक्लूजन में क्या लिखना है, ये पॉइंट्स जो दिया रहेगा आपके पैराग्राफ में उसका इम्पोर्टेंस है कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें हमारा रोल क्या है, उस पर रोल बता दें। यदि आप इतना कर सकते हैं, कर ही सकते हैं क्योंकि जब आप उसको स्टडी करेंगे देखेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, नो डाउट, और इतना कर लेते हैं तब आपका एक पैराग्राफ सुटेबल पैराग्राफ होगा। तो ओवरऑल वी कैन से अबाउट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ सुटेबल कैसे हो सकता है। सुटेबल होने के लिए हमारी क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज पर अप्रोच होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स होने चाहिए, उसके टाइप्स, उसके मीनिंग, उसके सेंस, उसके इम्पॉर्टेंस, ये सारे आने चाहिए। सेंटेंस को रिपीट ना करें अपने पैराग्राफ में कभी, पंक्चुएशन मार्क का प्रॉपर यूज करें और मीनिंगफुल सेंटेंस दें, मीनिंगफुल वर्ड्स यूज करें और प्रोवर्ब, एडियम्स या फ्रेज यूज कर सकें और बेहतर है। और इस तरह उसका कंक्लूजन करके पैराग्राफ को एंड कर दें। एंडिंग में भी यदि आप प्रोवर्ब दे सकते हैं पैराग्राफ के लास्ट सेंटेंस में भी तो देंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि ऑल इज वेल हो जाएगा। जब कोई काम पूरा हो जाएगा तो ऑल इज वेल आप कह सकते हैं और इस तरह से एक पैराग्राफ को अच्छा लिखा जा सकता है। और मैं इस आगे बात करूंगा कि पैराग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें और जो नहीं देख रहे हैं उनको भी आप बताएं, उनको भी आप इन्फॉर्म करें, आपके जो कम्युनिकेशन में हों, फ्रेंड सर्कल में हों, तो और अच्छा रहेगा, जिससे आप और बेहतर अपने स्किल को बाहर ला सकें, लिख सकें, बता सकें। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, वी विल मीट नेक्स्ट डे।